नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने हमारी पिछली जो वीडियो क्लास है उस वीडियो क्लास में हम देख रहे थे कि जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन देख रहे थे अपन। और उसी सीरीज के अंदर अगला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 4 है। वो एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉपर है एफसीसी व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित है। इसके किनारे की लंबाई बताई गई है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। बताइए कि गणना से प्राप्त घनत्व मापन किए गए घनत्व 8.29 ग्राम प्रति घन सेमी से मेल खाता है या मेल नहीं खाता है। यानी प्रश्न ये है कि कॉपर का एक क्रिस्टल है, कॉपर धातु का एक टुकड़ा है, वो उसके अंदर कॉपर की जो व्यवस्था होती है वो एफसीसी प्रकार की होती है। तो कॉपर एफसीसी में व्यवस्थित है और ये कह रहा है कि इस कॉपर के अंदर कॉपर की एफसीसी व्यवस्था में जो एफसीसी प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं, उस इकाई कोशिका के किनारे की यानी घन की भुजा की जो लंबाई है वो 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। और ये कह रहे हैं कि प्रायोगिक रूप से इस कॉपर का जो घनत्व है वो इतना मापा गया 8.29 ग्राम प्रति घन सेमी। प्रैक्टिकली इतना प्रयोग करके घनत्व को इतना माप लिया गया। अब आप सूत्र की सहायता से इस क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि दोनों घनत्व यानी प्रायोगिक रूप से निर्धारित घनत्व और सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया जो घनत्व, दोनों घनत्व आपस में मेल खाते हैं या फिर मेल नहीं खाते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। घनत्व मेल खाता है या नहीं खाता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया? घनत्व इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A की क्यूब इंटू Na। Z M A Na ये सब अलग अलग क्वांटिटियां हैं। इनका मतलब क्या है? Z का मतलब है क्रिस्टल में उपस्थित, क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित कुल अवयवी कणों की संख्या Z। क्रिस्टल में उपस्थित जो भी कंपोनेंट पार्टिकल हैं उनका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। A है क्रिस्टल में उपस्थित इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई यानी घनकीय भुजा की लंबाई, और Na दैट मीन्स अवोगाद्रो नंबर। यहाँ अपने को एफसीसी क्रिस्टल एफसीसी जालक दिया गया और अपने को पता है कि एफसीसी यूनिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल कितने होते हैं? 4। तो यहाँ Z की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। M कॉपर का मोलर द्रव्यमान जो अप्रोक्सीमेटली 63 यूनिफाइड या फिर 63 AMU लिख सकते हैं या फिर अपन यू लिख सकते हैं 63 ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल कॉपर का मतलब होगा 63 ग्राम कॉपर। A की वैल्यू दी गई अपने को 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया गया, अपने को 3 वैल्यू दी गई। और Na अवोगाद्रो नंबर अपने को पता है Na इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। इसका मात्रक हो गया प्रति मोल। अब ये सारी वैल्यू अपन फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले में। तो D इज इक्वल टू घनत्व इज इक्वल टू 4 × 63 ग्राम प्रति मोल अपॉन A की वैल्यू दी गई 3.61 इसकी क्यूब और 10⁻⁸ है इसकी भी क्यूब, कितनी हो गई? 8 या 24। मात्रक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की भी क्यूब इंटू Na का मतलब 6.023 × 10⁻23। इसका भी मात्रक, इसका मात्रक है प्रति मोल। मात्रक से मोल कट गया, मात्रक बचा अपने पास ग्राम प्रति घन सेमी। इसको सरल कर लीजिए, सरल आपको करना है। इसको सरल करने के बाद जो भी क्वांटिटी, जो भी वैल्यू आती है, मात्रक यही है जो अपने पास है, ग्राम प्रति घन सेमी। ग्राम प्रति घन सेमी अपना भी मात्रक यही है। तो जो भी मान आता है उस मान को निकाल करके इसके साथ मैच करवाना है। मैच होता है तो लिख देंगे मेल खाता है, और मैच नहीं होता है तो लिख देंगे कोई समानता प्रदर्शित नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक कंपाउंड एक यौगिक A और B से मिलकर बना है, यानी A और B से मिलकर बना हुआ है और इसके अंदर यानी घनीय संरचना बनाता है, यानी क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली का क्रिस्टल है, जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर
तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित है तो यौगिक का रासायनिक सूत्र बताइए, यानी यौगिक का सूत्र बताइए, यौगिक का अणु सूत्र बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जो कि ए और बी दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना। जैसे अपन ये नहीं कहते कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना था, सोडियम और क्लोरीन से। उसी प्रकार ये यहाँ कह रहा है कि कंपाउंड आपके पास जो कि ए और बी से मिलकर बना, और ये ए और बी मिलकर के घनीय क्रिस्टल समुदाय के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर ए परमाणु जो है वो घन के कोनों पर व्यवस्थित है और बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित हैं। अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था है विभिन्न कणों की, तो आप ऐसे यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करके बताइए। आंसर देखो इसका, ये आपका एक घन हो गया। और एक घन में आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं, 12 उसके एज होते हैं यानी किनारे होते हैं, और 6 उसके फलक होते हैं। अपने को किनारों से कोई लेना देना नहीं है, अपनी बात तो केवल घन के कोनों तक और फलक के केंद्र तक सीमित है। ये कह रहा है कि जिसमें से ए परमाणु घन के कोनों पर स्थित, घन के कोनों पर, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये 8 कॉर्नर हैं। उन 8 कॉर्नर पर अपन ने प्रश्नानुसार ए परमाणु को, इन ए कंपोनेंट पार्टिकल को अरेंज कर दिया। दूसरा कह रहा है कि बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित है। अब एक घन के कुल कितने फलक? 6 फलक होते हैं। ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, इस साइड वाला फलक, इस साइड वाला फलक 4, एक ये सामने वाला फलक ये, और एक ये पीछे वाला फलक। तो अपन ने सभी फलकों के केंद्र में बी परमाणु को रख देते हैं। बी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, 4 चारों तरफ हो गए। एक सामने वाला फलक और एक पीछे वाला फलक इसके केंद्र। इस प्रकार, यानी इस प्रकार की व्यवस्था है क्रिस्टल के अंदर। जो यूनिट सेल हैं उनकी ये व्यवस्था है, जो कंपोनेंट पार्टिकल है उनका ये अरेंजमेंट है। अब अपने को ये पता है, जब अपन ने इकाई कोशिकाओं में उपस्थित कंपोनेंट पार्टिकल की जो कैलकुलेशन की थी, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि घन के कोने पर स्थित किसी भी कण का जो योगदान होता है वो उस घन के लिए कितना होता है? 1/8। घन के केंद्र में स्थित कण का योगदान होता है पूरा का पूरा 1 के बराबर। प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित कण का योगदान उस इकाई कोशिका के लिए कितना होता है? 1/2। अब अपने पास ए कितने हो गए? एक कण का योगदान यदि ए, वैसे तो अपने पास दिखने के लिए ए 8 दिख रहे हैं, लेकिन ए अपने पास 8 नहीं है। ए केवल कितने हैं? इस एक कण का जो इस यूनिट सेल के लिए इस घन में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 1/8 है। क्योंकि ये इस प्रकार के अन्य और भी इकाई कोशिकाएं इसके संपर्क में है, तो इस पार्टिकल का केवल 1/8 का हिस्सा ही इस घन के काम में आएगा। तो ए का जो कंट्रीब्यूशन है, ए का योगदान, या ए की संख्या मान ले अपन, ए की संख्या या कुल संख्या कितनी हो गई? वास्तविक संख्या कितनी हो गई? 1/8। एक का योगदान 1/8 है, और ए कितने हैं टोटल? 8 है। वैसे 8 कॉर्नर के ऊपर 1 हो गया। ए की संख्या, बी की संख्या कितनी हो गई? बी की संख्या, एक कण का योगदान 1/2 है, और टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक, और प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित है। तो कितना हो गया? 3 पार्टिकल हो गए। फॉर्मूला हो गया, अणुसूत्र हो गया कंपाउंड का, ए बी। ए की संख्या कितनी? 1। बी की संख्या कितनी? तो हो गया AB3। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक HCP इकाई कोशिका में उपस्थित कुल कणों की संख्या कैलकुलेट कीजिए। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है HCP इकाई कोशिका के बारे में, HCP इकाई कोशिका अपन ने पहले बनाई भी नहीं है, और क्वेश्चन है किताब में भी नहीं दी गई HCP इकाई कोशिका के बारे में।
और HCP इकाई कोशिका के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्यों बना दिया? क्योंकि हमने HCP प्रकार का निबिड़ संकुलन पढ़ा है। हमने षटकोणीय यानी षटकोणीय द्विविमीय परतों से षटकोणीय त्रिविमीय प्रकार का निबिड़ संकुलन पढ़ा है और वहाँ HCP प्रकार की यूनिट सेल बनती है। इस HCP व्यवस्था को अपन ABAB प्रकार की व्यवस्था भी कह रहे थे। व्यवस्था क्या थी, एक बार मैं उसको दोबारा रिमाइंड करता हूँ। न अपन ने षटकोणीय जो द्विविमीय परतें थी, ये पहली परत है, इस पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखी थी अपन ने कि पहली परत में एक कंपोनेंट पार्टिकल के चारों ओर बनने वाले 6 रिक्त स्थानों 6 वर्ड्स में से 3 वर्ड्स अल्टरनेटिव क्रम में दूसरी परत के 3 पार्टिकल्स के द्वारा कवर कर ली जाए। जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट पार्टिकल आ गया, ये इस वर्ड्स पर है, यहाँ पर एक कंपोनेंट पार्टिकल आ गया दूसरी परत का, एक यहाँ पर है, एक इस वर्ड्स पर है और एक इस वर्ड्स पर है। पहली परत, इस पहली परत पर दूसरी परत पर पहली परत के समान ही तीसरी परत, एज इट इज, ऐसी कैसी, यानी पहली परत का ये पार्टिकल और तीसरी परत का ये पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के सीध में, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं। ये दोनों एक दूसरे के सीध में है, ये दोनों एक दूसरे के सीध में। पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल सेम है और ये दूसरी परत के 3 पार्टिकल इन 7 पार्टिकल्स, पहली और तीसरी परत के 7 पार्टिकल्स के बीच में फंसे हुए हैं। अब इसी अरेंजमेंट को मैं यूं बनाता हूं, अब ये जो बीच वाला पार्टिकल है, यानी इस फलक के केंद्र में बना दिया मैंने। ये 6 पार्टिकल जो इसको चारों तरफ से घेर रखे हैं, उनको मैंने यहाँ बना दिया, 1 2 3 4 5 और 6। यानी पहली परत का ये जो पार्टिकल है, इसको चारों तरफ से इन 6 पार्टिकल्स ने घेर रखा है। जैसे यहाँ भी अपन इन 6 के केंद्रों को यदि मिला देंगे तो वही एक षटकोणीय व्यवस्था बनती है, वही काम है। इसी प्रकार मैं ऊपर वाली तीसरी परत को बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 3 पार्टिकल हैं, ये एक षटकोणीय इकाई कोशिका बन गई और ये 3 पार्टिकल, ये जो 3 पार्टिकल हैं, ये बिल्कुल इस षटकोण के बीच में है, 1 2 और 3। ये वो बीच वाले पार्टिकल हैं तीनों। ये तो ये एक HCP यूनिट सेल बन गई। यानी HCP प्रकार के जितने भी क्रिस्टल जालक बन रहे हैं, उनमें मूलभूत रूप से ये इकाई कोशिका बनती है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस इकाई कोशिका में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल कितने होंगे, अपने को कैलकुलेट करना है। अब अपने को ये पता है, हमने जब घनीय इकाई कोशिका, घनीय प्रकार की यानी क्यूबिक क्रिस्टल क्लास की जितनी भी इकाई कोशिका थी, जितने भी ब्रेवेज जालक थे, उनमें जब अपन ने कंपोनेंट पार्टिकल की कैलकुलेशन की तो अपन ने ये माना कि कॉर्नर पर यदि कोई पार्टिकल है, घन के कोने पर यदि कोई पार्टिकल है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उस इकाई कोशिका के लिए या उस घन के लिए 1/8 है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। यानी ये एक प्रकार का डिब्बा है, ये एक प्रकार का कमरा है। इस डिब्बे के नजदीक या इसके ऊपर नीचे अपन और इस प्रकार के कितने डिब्बे रख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर इस डिब्बे को मैं ऊपर से देखूं तो मेरे को ये यूं दिखेगा। अगर इस डिब्बे को ऊपर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा ये डिब्बा, और यहाँ एक कंपोनेंट पार्टिकल है। अगर मैं इस डिब्बे के आसपास
ऐसे ही और डिब्बे रखता हूं तो किस प्रकार से अरेंज कर सकता हूं मैं। दूसरा डिब्बा यदि रखा जाएगा तो यूं रखा जा सकता है, एक डिब्बा यूं रखा जा सकता है, यूं बनाया जा सकता है। अब इस कॉर्नर के नजदीक और कोई डिब्बा नहीं रख सकते। यदि अपन और कोई डिब्बा रखते भी हैं तो वो डिब्बे इस कोने के कांटेक्ट में नहीं है, ये डिब्बा इस कॉर्नर के कांटेक्ट में नहीं है। यहां पर यदि कोई पार्टिकल मैं रख देता हूं तो ये पार्टिकल कितने भागों में टूट गया। ये 3 डिब्बे दिख रहे हैं आपको, एक इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है। और ऐसे के ऐसे ही 3 डिब्बे 3 यूनिट सेल इनके ऊपर रखे जा सकते हैं। यानी इस कमरे के ऊपर या इस डिब्बे के ऊपर, इस इकाई कोशिका के ऊपर इसी प्रकार की एक इकाई कोशिका और रख सकते हैं, इसके ऊपर इसी प्रकार की एक इकाई कोशिका और रख सकते हैं, इसके ऊपर भी इसी प्रकार की एक इकाई कोशिका। उन तीनों का भी एक कॉर्नर यहाँ पर आकर के मिलेगा। इसका मतलब इस कोने पर जो कंपोनेंट पार्टिकल है वो कंपोनेंट पार्टिकल कुल 6 इकाई कोशिकाओं के संपर्क में आ रहा है। इसका मतलब इस इकाई कोशिका के लिए, इस घन के लिए, इस डिब्बे के लिए, इस षटकोणीय इकाई कोशिका के लिए इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/6 हो गया। यानी 6 भागों में बट गए। 1/6 जो हिस्सा है वो इसके काम आ गया, 1/6 हिस्सा इसके काम आ गया, 1/6 इसके काम आ गया, बाकी 3 है उनके भी 1/6 हिस्सा काम आ गया। यानी इस इकाई कोशिका में इस कण का योगदान कितना रहा, 1/6 योगदान रहा। अब अपन इसी से आगे की कैलकुलेशन करेंगे। यानी HCP इकाई कोशिका के अंदर घन के कोने पर स्थित पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/6 होता है। फलक के केंद्र पर ये मान लो कि ऊपर से देखने पर अपने को ये दिखेगा, ये एक फलक है HCP इकाई कोशिका का। इसके ऊपर अपन ज्यादा से ज्यादा एक इकाई कोशिका और रख सकते हैं। तो यदि यहाँ कोई कंपोनेंट पार्टिकल रखा गया है तो वो कंपोनेंट पार्टिकल कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में। एक तो इसके लिए यूजफुल है और इसके ऊपर अपन ने कोई यूनिट सेल रख रखी है तो उसके लिए यूजफुल है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने यूनिट सेल रख दी, क्योंकि अपन ये केवल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जब अपन क्रिस्टल की बात करते हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार की बहुत सी इकाई कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क करते हुए, एक दूसरे के कांटेक्ट करते हुए, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहती हैं। तो फलक के केंद्र में कोई पार्टिकल है, उसका योगदान कितना हो गया, 1/2। इसका योगदान कितना हो गया, 1/2। ये भी फलक के केंद्र में, ये भी फलक के केंद्र में, इसका योगदान कितना हो गया, 1/2। और ये जो 3 पार्टिकल हैं ये बिल्कुल इस डिब्बे के, इस षटकोणीय डिब्बे के बिल्कुल केंद्र में है, बिल्कुल यानी कमरे के बीच में है। और जब बीच में है तो ये अन्य किसी इकाई कोशिका के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अन्य किसी इकाई कोशिका को स्पर्श नहीं करेंगे। तो इनका योगदान, इन 3 पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ये तीनों के तीनों इसी यूनिट सेल के काम में आएंगे, किसी अन्य और यूनिट सेल के कांटेक्ट में नहीं है या किसी अन्य यूनिट सेल के लिए यूजफुल नहीं है। अब देखते हैं अपन कोनों पर स्थित कणों की कुल संख्या, ये कुल योगदान अपन मान लें। कोनों पर स्थित एक कण का योगदान, कोने पर स्थित एक कण का योगदान कितना होता है HCP यूनिट सेल में, 1/6। अब कितने कोने हो गए, 6 कॉर्नर तो ऊपर हो गए और 6 कॉर्नर नीचे हो गए। एक कण का योगदान इतना है, 6 और 6 टोटल कॉर्नर कितने हो गए अपने पास, 12 कॉर्नर हो गए। तो एक कण का योगदान 6 है तो 12 कणों का योगदान कितना हो गया, अतः 12 कोनों पर स्थित सभी कणों का योगदान इक्वल टू 1/6 गुणा 12 कितना हो गया, 2 के बराबर। अब ये तो बात केवल कॉर्नर की हुई। फलक पर एक बात इतनी हो गई। दूसरी, फलक के केंद्र में स्थित कणों का कुल योगदान, एक कण का कितना होता है, 1/2। और फलक के केंद्र में कितने फलकों के केंद्र में स्थित है, केवल 2 फलकों के केंद्र में स्थित है, तो 2 एक कण योग। यानी ये जो
किनारों पर स्थित सभी कण, ये कुल कण मिलकर के, ये सभी कण मिलकर के कुल कितने कणों के बराबर हैं? 2 कणों के बराबर। फलक के केंद्र में स्थित ये जो 2 कण है, ये दोनों कण मिलकर के कुल कितने कणों के बराबर हैं? 1 कण के बराबर है। और बच गए ये 3 कण। इकाई कोशिका की केंद्र में स्थित है, ये इकाई कोशिका के मध्य में लिखते हैं, मध्य में स्थित 3 कणों का योगदान, 3 कणों, ये अन्य किसी और यूनिट सेल के कांटेक्ट में नहीं है, तो 3 कणों का योगदान किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। 2 कणों का योगदान कर रहे हैं कॉर्नर वाले, 1 कण के बराबर योगदान कर रहे हैं ये फेस वाले, और 3 कणों के बराबर योगदान कर रहे हैं ये मिड वाले, बीच वाले। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 और 3 6 कण। तो एक HCP इकाई कोशिका में मौखिक तौर पर याद रखने वाली बात भी है कि HCP इकाई कोशिका में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि HCP इकाई कोशिका के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिक्तियां कितनी होती है, तो अपने को पता है कि कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 3n, यानी कणों की संख्या से 3 गुणी। ये पूछा जाए कि HCP जो इकाई कोशिका है, HCP जो क्रिस्टल जालक है, उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या से दुगुनी होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर। तो 12 तो होती हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां और 6 होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। और कुल रिक्तियां कितनी होती है? 36 18, कुल रिक्तियां 18 होती है। तो इस प्रकार ये याद रखने वाली बात है कि सिंपल यूनिट सेल में 1 पार्टिकल होता है, BCC यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होता है, FCC के अंदर या CCP यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल होते हैं, HCP यूनिट सेल के अंदर 6 पार्टिकल होते हैं, ECC यूनिट सेल के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं। ये मौखिक तौर पर याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना में ऋणायन की समन्वय संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 4 संरचनाएं दी गई हैं, सोडियम क्लोराइड की, जिंक सल्फाइड की, कैल्शियम फ्लोराइड की और सोडियम ऑक्साइड की। ये 4 संरचनाएं दी गई हैं और इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी संरचना के अंदर, कौन से कंपाउंड के अंदर ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऋणायन की समन्वय संख्या, ऋणायन की उपसंयोजन संख्या सबसे ज्यादा है। अब अपने को कैसे पता चले कि ऋणायन की समन्वय संख्या किस प्रकार की है, या कौन से ऋणायन की समन्वय संख्या ज्यादा है, कौन से की कम है, धनायन की समन्वय संख्या क्या है यहाँ पर? इसके लिए जानना जरूरी है कि ये जो कंपाउंड दिए गए हैं हमने को, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनमें धनायन और ऋणायन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो जब अपने को ये पता होगा कि किसी क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो फिर क्रिस्टल की संरचना अगर अपने को पता है तो फिर अपन आसानी से बता सकते हैं कि धनायन और ऋणायन के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक धनायन को चारों तरफ से कितने ऋणायनों ने घेर रखा है और एक ऋणायन को चारों तरफ से कितने धनायनों ने घेर रखा है। तो अगर अपने को संरचना नहीं पता है तो अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। यदि संरचना ज्ञात है, संरचना पता है, तो अपन आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि संरचना के बारे में। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये चारों ही जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के हैं, यानी घनीय क्रिस्टल समुदाय के एग्जाम्पल है चार के चार। NaCl की संरचना देखें अपन। NaCl की संरचना कुछ इस प्रकार की है और आपसे अनुरोध ये है कि आप भी कॉपी पेन लेकर के साथ साथ इन संरचनाओं को बनाइए। NaCl का जो क्रिस्टल है, NaCl का जो कंपाउंड है, उससे दो प्रकार के कंपोनेंट पार्टिकल हैं आपके पास। कौन कौन से? एक तो Cl-,
ऋणायन और एक Na प्लस धनायन। Cl क्लोराइड आयनों की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है FCC प्रकार की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रकार की अरेंजमेंट होता है इनका। यानी क्लोराइड आयन FCC प्रकार का जालक बनाते हैं। मतलब ये हो गया, FCC का मतलब क्या है? FCC का मतलब ऐसी इकाई कोशिका जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित हो। इसका मतलब क्लोराइड आयन घन के कोने पर है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित है। और सोडियम आयन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं? किनारों के मध्य, किनारों के मध्य प्लस घन के केंद्र, घन के केंद्र, ये व्यवस्था होती है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्लोराइड आयन FCC जालक का निर्माण करते हैं और जो सोडियम आयन है वो किनारों के मध्य और घन के केंद्र पर स्थित होते हैं। अब संरचना बनाते हैं अपन सोडियम क्लोराइड की। ये सोडियम क्लोराइड ये जालक है, क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है, जिसमें क्लोराइड आयन कहाँ है? FCC व्यवस्था में किनारों पर, यानी यहाँ Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, किनारों पर ऊपर वाले 4 कॉर्नर पर कर दिया मैंने, नीचे वाले 4 कॉर्नर पर कर देता हूँ Cl माइनस और Cl माइनस। घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में, फलक के केंद्र में दैट मीन्स यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस, और एक यानी 4 फलक हो गए। ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, ये लेफ्ट साइड वाला फलक, राइट साइड वाला फलक, और आगे वाला फ्रंट वाला फलक यानी Cl माइनस यहाँ पर भी है, और जो बैक साइड वाला फलक है Cl माइनस यहाँ पर भी। ये तो हो गए क्लोराइड आयनों की व्यवस्था। और सोडियम आयन कहाँ पर है? किनारों के मध्य और घन के केंद्र में। किनारों पर, किनारे 12 होते हैं अपने पास। यहाँ सोडियम आयन, ये किनारा है, किनारे के मध्य में सोडियम आयन, यहाँ भी किनारा है, इस किनारे के बीच में भी कौन? सोडियम आयन, यहाँ किनारा, इस किनारे के बीच में सोडियम आयन, यहाँ किनारा, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ किनारा, यहाँ पर भी बीच में सोडियम, इस किनारे के मिड में भी Na प्लस, इस किनारे के मिड में भी Na प्लस, यहाँ Na प्लस, इस किनारे के मिड में भी Na प्लस, इस किनारे के मिड में भी Na प्लस, इस किनारे के मिड में भी Na प्लस, और यहाँ Na प्लस। इस प्रकार से कितने हो गए सोडियम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो मैंने गोले से दिखाए हैं वो सोडियम है और उनके FCC व्यवस्था में क्लोराइड है, और साथ ही साथ घन के केंद्र में, यानी यहाँ पर भी घन के बीच में भी कौन है? सोडियम आयन ही व्यवस्थित है। यह सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, जिसमें क्लोराइड आयन FCC व्यवस्था में और सोडियम आयन घन के किनारों पर और प्रत्येक घन के केंद्र में स्थित है। इस प्रकार से अब एक सोडियम आयन जो है, उस एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरते हैं और एक क्लोराइड आयन को कितने सोडियम आयन घेरते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि संरचना छोटी बनने के कारण थोड़ी सी जटिल दिख रही है आपको। इसको थोड़ा सा सरल करके बना देता हूँ मैं। संरचना ये है सेम, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ।
अब ये हो गया, यहाँ पर है क्लोराइड आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, इस कॉर्नर पर क्लोराइड, इस कॉर्नर पर क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड और यहाँ पर भी क्लोराइड और इस कॉर्नर पर भी क्लोराइड, आठों कॉर्नर पर 8 क्लोराइड और फलक के केंद्र में यानी यहाँ पर क्लोराइड आयन बीच में, यहाँ पर क्लोराइड आयन इस फलक के केंद्र में, यहाँ इस जगह, यहाँ पर क्लोराइड आयन फलक के केंद्र में इस जगह पर, यहाँ पर क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन और एक फ्रंट वाले यानी यहाँ सामने वाले फेस पर और एक पीछे वाले फेस पर। यह क्लोराइड आयनों की एब्सिस व्यवस्था होगी। अब इसमें सोडियम आयन किनारों पर, किनारों के बीच में और घन के केंद्र में। घन का केंद्र ये रहा, यहाँ Na+ है, Na+, यहाँ Na+, यहाँ Na+, यहाँ पर भी Na+, Na+, तो जितने भी किनारे हैं 12 किनारे घन के, प्रत्येक किनारे के बीच में कौन स्थित है? Na+। ऊपर वाले 4 हो गए, पीछे वाले 4 और 4। ये Na सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की क्या होगी? संरचना। अब इस क्रिस्टल के अंदर हम ये देखें कि जैसे अपने पास ये सोडियम धन आयन है जो कि इस घन के केंद्र में, इस सोडियम आयन को कितने निकटवर्ती, कितने क्लोरीन क्लोराइड ऋण आयनों ने घेर रखा है? इसके निकट वाले कितने हैं? इसके निकट वाला एक तो ये है सीधा सीधा, जिसको मैं ज्यादा डार्क कर रहा हूं, एक तो ये इसने घेर रखा है इसको। जितनी दूरी पर ये फलक है उतनी ही दूरी पर ये फलक भी है। ये दूसरा ये हो गया, जितनी दूरी पर ये फलक, यहां से ये फलक है उतनी दूरी पर ये सामने वाला जो फलक है, सामने वाली दीवार है, वो सामने वाली दीवार भी, जितनी दूरी है साइड वाली दीवार है या साइड वाला फलक है उतनी ही दूरी पर सामने वाला फलक भी है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इतनी ही है जितनी ये है। अपन इसको किए, आपको दिखने में छोटा यूं लग रहा है कि अपन ये त्रिविमीय संरचना है और अपन ने इस त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय बोर्ड के ऊपर बना रखा है। तो ये जो क्लोराइड ऋण आयन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्लोराइड ऋण आयन, ये क्लोराइड ऋण आयन वास्तविक रूप से यूं है, ये इस प्रकार यहां पर है। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो एक निकटवर्ती क्लोराइड आयन ये हो गया, जितना ये आगे वाला है इतनी ही दूरी पर एक पीछे और है ऋण आयन, ये क्लोराइड ऋण आयन, तो इतनी दूरी पर एक ये रहा। जितनी दूरी पर ये दोनों हैं, ये दूरी है, जितनी ये दूरी है उतनी ही ये बीच से ये ऊपर वाले फेस की डिस्टेंस है, यानी ये क्लोराइड आयन है। और जितना ऊपर वाला है उतना ही नीचे वाला है क्लोराइड ऋण आयन। ये अब मैं इस सोडियम, बीच वाले सोडियम धन आयन को अलग निकाल रहा हूं। Na+, इस तरफ क्लोराइड ऋण आयन है, इसके इस तरफ भी क्लोराइड ऋण आयन है, इसके ऊपर वाले फेस पर भी क्लोराइड ऋण आयन है, नीचे वाले फेस पर भी Cl- है। एक सामने वाला फेस है उस पर यूं लगा हुआ है, सामने का मतलब है ये यूं है होने को तो, लेकिन यूं तो अपन बना नहीं सकते, तो अपन मैंने इसको तिरछा करके लिख दिया और एक यूं बना दिया यहाँ पर Cl। ये 6 क्लोराइड ऋण आयन है इस सोडियम के निकटवर्ती, नजदीकी ये 6 ऋण आयन है, और इन 6 ऋण आयनों ने इस सोडियम धन आयन को चारों तरफ से घेर रखा है। तो किसी आयन को निकटवर्ती जितने परमाणु कांटेक्ट में रहते हैं, उसके जितने परमाणु उसको स्पर्श करते हैं, धन आयन को ऋण आयन स्पर्श करेंगे और ऋण आयन को धन आयन स्पर्श करेंगे। एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन चारों तरफ से अष्टफलक के रूप से घेरे रहते हैं। संरचना बनाए हम चारों को, सभी को मिलाएं अपन, तो एक अष्टफलकीय जियोमेट्री का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। इस सोडियम आयन को चारों तरफ से 6 क्लोराइड ऋण आयनों ने अष्टफलकीय रूप से घेर रखा है। इसका मतलब एक सोडियम आयन की समूह संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड ऋण आयनों ने घेर रखा है? 6 ने घेर रखा है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्लोरीन के साथ है। क्लोराइड ऋण आयन को भी निकटवर्ती कितने सोडियम आयनों ने घेर रखा है? 6 ने घेर रखा है। कैसे? जैसे यहां किनारे के ऊपर इस क्लोरीन की बात करें अपन,
इस क्लोरीन को एक इस तरफ सोडियम है, ये सोडियम, ये जो सोडियम दिख रहा है आपको ये यूं है। इसी प्रकार ये पीछे की तरफ सोडियम है, एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कहाँ गया? छठा। जिस प्रकार इस साइड में सोडियम आयन है उसी प्रकार इस साइड में भी एक सोडियम आयन है, लेकिन अपन ने क्रिस्टल का केवल एक टुकड़ा बनाया है, तो टुकड़े में अपन ने केवल एक भाग को प्रदर्शित किया है। यहाँ और भी बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आयन इसी पैटर्न में मौजूद है, इस प्रकार की और भी यूनिट सेल चारों तरफ लगी हुई है, अपन ने केवल एक टुकड़ा बनाया है। तो एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन और एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयनों ने घेर रखा है। इसका मतलब सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। इसलिए सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, सोडियम क्लोराइड की जो संरचना है उसको 6:6 समन्वय संरचना भी बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ NaCl क्रिस्टल के अंदर केवल ऋणायन की बात कर रहे हैं कि ऋणायन की सबसे ज्यादा समन्वय संख्या कौन सी संरचना में है, तो यहाँ तो अपन ने संरचना से पता लगा लिया है कि यहाँ तो क्लोरीन की जो समन्वय संख्या वो कितनी है? 6 है। अब दूसरी संरचना देखें जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड दो प्रकार की संरचनाओं में पाया जाता है। एक को बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड और दूसरी संरचना का नाम है वोर्टजाइट। जिंक सल्फाइड में चाहे जिंक ब्लेंड हो चाहे वोर्टजाइट हो, अपने पास एक तो सल्फाइड ऋणायन है और एक जिंक +2 है। वोर्टजाइट हो तो भी अपने पास एक तो सल्फाइड ऋणायन है और एक है जिंक +2। जिंक ब्लेंड संरचना में होता है क्या? जिंक ब्लेंड संरचना में जो सल्फाइड ऋणायन है वो FCC की जालक का निर्माण करता है, यानी ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत सल्फाइड ऋणायन घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में व्यवस्थित होता है। तो जिंक +2 कहा जाते हैं। फिर जिंक +2 50% टेट्राहेड्रल वॉइड श्रेणी चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। इसमें क्या होता है? वोर्टजाइट स्ट्रक्चर के अंदर, वोर्टजाइट ये घनीय प्रकार की नहीं है, ये HCP प्रकार का क्रिस्टल है। इसमें सल्फाइड आयन HCP व्यवस्था में व्यवस्थित होता है और होता जिंक के साथ वही होता है। जिंक 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फुलफिल करता है, चतुष्फलकीय वॉइड्स को भरता है। होता दोनों में सेम ही, यहाँ FCC व्यवस्था है और यहाँ HCP व्यवस्था है। और जिंक सल्फाइड की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जैसे अपन ये बनाएं, मैं जिंक ब्लेंड की संरचना बना रहा हूं क्योंकि ये तो होती है HCP प्रकार की और मैंने तो घन बनाया है, इसका मतलब FCC स्ट्रक्चर यानी जिंक ब्लेंड की संरचना बना रहा हूं। सल्फाइड आयन कहां पर है? घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में। घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में। ये सल्फाइड आयन हो गया। सल्फाइड आयन को मैं खोखले गोले से और जो धनायन है उसको मैं ठोस गोले से रिप्रेजेंट करूंगा। ये तो जिंक +2 के लिए है और ये ऐसे -2 के लिए। यहाँ पर सल्फाइड, यहाँ पर सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड, यहाँ और यहाँ सल्फाइड। ये तो कॉर्नर पर सल्फाइड होगा। फलक के केंद्र में यहाँ सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड और यहाँ सल्फाइड और एक सामने वाला फेस फ्रंट और एक बैक साइड यहाँ सल्फाइड। अब जिंक +2 कहाँ है इसमें? अपन जब क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं, क्रिस्टल की घनीय समुदाय, घनीय फैमिली के जो क्रिस्टल हैं उनकी जब अपन परिकल्पना करते हैं तो जैसे ये जो अपना कमरा होता है, कमरा भी एक प्रकार का घन है। अब ये जो घन है, इस घन में दो ऑपोजिट कॉर्नर को अपन मिला दें यूं,
तो ये बनता है एक विकर्ण। और इसी प्रकार ये तो पूरे कमरे की, पूरे डिब्बे की बात हो गई। यदि फलक पर भी ऐसा कर दिया जाए कि दो अपोजिट सिरों को, अपोजिट कॉर्नर को मिला दिया जाए, तो भी क्या बनाए, विकिरण बना। लेकिन विकिरण दो प्रकार के हो गए थे। ये जो अपन ने घन के बीच में से खींचा है, जो इसके केंद्र से होकर के गुजरता है, इस विकिरण को अपन बोलते हैं काय विकिरण। दैट मीन्स बॉडी डायगोनल। और जो फलक के केंद्र में से निकला है उसको बोलते हैं अपन फेस डायगोनल। ये जो फलक के केंद्र से, फलक से होकर गुजर रहा है, इसको बोलते हैं अपन फेस डायगोनल। प्रत्येक जो बॉडी डायगोनल है, उस एक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो तो होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक होती है अष्टफलकीय रिक्ति। प्रत्येक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं और एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है। जिंक ब्लेंड की जो स्ट्रक्चर है, उस जिंक ब्लेंड की संरचना में एक जिंक +2 आयन 4 सल्फाइड आयनों से और एक सल्फाइड आयन 4 जिंक +2 आयनों से घिरा होता है। एक सल्फाइड आयन 4 जिंक +2 से और एक जिंक +2 4 सल्फाइड आयनों से घिरा रहता है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी, 4, और इसकी भी समन्वय संख्या कितनी, 4। इसलिए इसे अपन 4:4 समन्वय संख्या संरचना भी बोलते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है, कैल्शियम फ्लोराइड की जो संरचना है, उस कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2 आयन होते हैं, फ्लोराइड -1 होते हैं। कैल्शियम आयन FCC क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं और फ्लोराइड आयन 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। एक कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयन घेरते हैं। इसका मतलब कैल्शियम +2 की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 8। कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में एक कैल्शियम धनायन को 8 फ्लोराइड धनायन चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो इसकी कैल्शियम की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 8। इसी प्रकार एक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन घेरे रहते हैं, तो फ्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ ऋणायन की समन्वय संख्या यानी फ्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी है, 4। जिंक वाले में सल्फाइड ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी है, 4। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी है, 6। और ये जो कैल्शियम फ्लोराइड की क्रिस्टल है, इसे, इस संरचना को अपन फ्लोराइड संरचना भी, फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं अपन इसे। और सोडियम ऑक्साइड जो है Na2O, इसकी संरचना कैल्शियम फ्लोराइड के जस्ट अपोजिट होती है, इसीलिए इसे हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। यहां समन्वय संख्या जस्ट अपोजिट है। यहां ऑक्साइड आयन होता है और सोडियम धनायन होता है। ऑक्साइड आयन FCC जालक का निर्माण करता है और सोडियम आयन 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं उनको फुलफिल करता है, उनको भरता है। यानी जो चतुष्फलकीय रिक्तियां जितनी भी बन रही हैं, उन सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों को भर देता है। ऑक्साइड आयन जो है वो FCC व्यवस्था में, इसका मतलब ऑक्साइड की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी, 4 दूनी 8 हो गई। तो ऑक्साइड की संख्या जितनी भी होगी उससे डबल किसकी संख्या होगी, सोडियम की संख्या होगी। तो जितनी भी चतुष्फलकीय रिक्तियां बन रही, 8 बन रही है, उन 8 की 8 चतुष्फलकीय रिक्तियों को कौन भर लेगा, सोडियम आयन धनायन भर लेगा। तो सोडियम की जो समन्वय संख्या होती है इसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ सोडियम की समन्वय संख्या, सोडियम धनायन की समन्वय संख्या होती है 4 और ऑक्साइड ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी होती है, 8। यानी एक ऑक्साइड ऋणायन को 4 सोडियम धनायन चारों तरफ से घेरे रहते हैं और एक सोडियम धनायन को एक सोडियम धनायन को 4 ऑक्साइड ऋणायन और एक ऑक्साइड ऋणायन को 8 सोडियम धनायन चारों तरफ से घेरे रहते हैं। समन्वय संख्या कितनी होगी, 8। अगर Na+ और O- के रेफरेंस में लिखें अपन तो इसकी हो गई 4:8। तो ये जो 4 संरचनाएं हैं, इन 4 संरचनाओं में से सबसे ज्यादा जो समन्वय संख्या है वो कौन से ऋणायन की है, ऑक्साइड ऋणायन की है। इस संरचना को अपन बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इस संरचना को अपन बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इस संरचना को अपन बोलते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर।
और इस संरचना को अपन बोलते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर यानी सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर। यहाँ क्लोराइड ऋणायन की समूह संख्या 6, जिंक सल्फाइड ऋणायन की समूह संख्या 4, फ्लोराइड की समूह संख्या 4 और यहाँ सोडियम जो ऑक्साइड ऋणायन है उसकी समूह संख्या कितनी होगी 8। प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऋणायन की समूह संख्या सबसे ज्यादा है, तो एंटी सोडियम ऑक्साइड के अंदर उपस्थित ऑक्साइड ऋणायन की समूह संख्या सबसे ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा है। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो के साथ साथ आपने अपने नोट्स भी बनाए। आपके जो भी सुझाव हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप मुझे लिख करके भेज दीजिए। मैं अपनी अगली जो वीडियो क्लास है उसमें आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और ये जो संरचनाएं हैं, समय का अभाव था इसलिए इनको थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटाना पड़ा। ये जो संरचनाएं हैं, इन चारों संरचनाओं को अपन अगली जो वीडियो क्लास होगी उस अगली वीडियो क्लास में मैं इन सभी संरचनाओं को आराम से बनवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।